नमस्कार। स्विट्जरलैंड के संविधान के अध्ययन के क्रम में आज हम स्विस संघीय सभा यानी व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। संघीय सभा की स्थापना करते हुए स्विट्जरलैंड के संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने इसे विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक समस्त प्रकार की शक्तियों से संपन्न बनाया है। संघीय सभा की अगर विशेषताओं का अध्ययन किया जाए, पहली विशेषता है कि यह अत्यधिक शक्तिशाली व्यवस्थापिका है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत समस्त प्रकार की प्रशासनिक, कानून निर्माण संबंधी और साथ ही साथ कुछ न्यायिक प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकारी भी संघीय सभा को बनाया गया है। दूसरी बात, लोकतंत्र और संघीय शासन के अनुरूप संघीय सभा की द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में रचना की गई है। 2 सदन है। प्रथम सदन है राष्ट्रीय परिषद और द्वितीय सदन है राज्य परिषद। राष्ट्रीय परिषद जनता का प्रतिनिधि सदन है और राज्य परिषद इकाइयों के आधार पर गठित किया जाता है। लेकिन इन दोनों सदनों की शक्ति और उसके व्यवहार महत्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के ये दोनों सदन, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में स्थापित हैं। शक्ति, प्रभाव, महत्व आदि के आधार पर संघीय सभा के दोनों सदनों में बहुत अधिक अंतर श्रेष्ठता का या शक्ति के आधार पर शक्तिशाली स्तर का नहीं है। इसके अतिरिक्त जो संघीय सभा है, इसके कार्य करने का जो आधार है वो भी शालीन वातावरण, श्रेष्ठ कार्यों का संपादन इस संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। संस्कृति के रूप में जो अनुकरणीय व्यवहार या मापदंड हैं स्विट्जरलैंड के, उनको अनवरत करने की कोशिश संघीय सभा के द्वारा की जाती है। और संघीय सभा के सदस्य जो हैं वो जन सेवक के रूप में व्यवस्थापिका की सदस्यता से जुड़े समस्त प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं। तो एक प्रकार से बहुत शांत, शालीन, सांस्कृतिक और जन सेवा वाला जो दृष्टिकोण है कार्य का, वो संघीय सभा का होता है। संघीय सभा में अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो भाषा की दृष्टि से विविधता है। कार्य की दृष्टि से संघीय सभा के सदस्यों में समर्पण का भाव देखा जाता है और संघीय सभा इस तरह से स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका की भूमिका बहुत संतुलित तरीके से और बहुत ही जिम्मेदारी के नज़रिए से पूर्ण करती है। इसका जो पहला सदन है राष्ट्रीय परिषद, इसके अधिकतम 200 सदस्य होते हैं और ये सदस्य जो हैं वो प्रत्येक कैंटन और अर्ध कैंटन से निर्वाचित होते, कैंटनों के आधार पर निर्वाचित होते हैं। और किस कैंटन में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन होगा, इसकी जो जनगणना की जाती है कैंटनों के द्वारा, उससे ये तय किया जाता है कि कितने प्रतिनिधियों पर एक सदस्य का चुनाव होना चाहिए। सामान्यतः 24,000 पर एक प्रतिनिधि, लेकिन अगर अंत में 12,000 भी बच जाते हैं तो उन पर भी एक प्रतिनिधि के चुनाव की व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी हित, कोई भी क्षेत्र जो है वो बिना प्रतिनिधित्व का नहीं रहता। यदि किसी कैंटन की जनसंख्या बहुत कम है तो उस स्थिति में भी उसका एक प्रतिनिधि तो अवश्य होता है, क्योंकि कोई भी क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के निश्चित नहीं होता। सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण संविधान के अंतर्गत किया गया है। चुनाव प्रणाली जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। स्विट्जरलैंड में मतदान के लिए वयस्कता की उम्र
20 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका कार्यकाल जो है, संघीय सभा का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन अगर संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर दोनों सदनों में, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद में मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में संघीय सभा भंग हो जाती है। और यदि जनता भी संशोधन का समर्थन करे तो उस स्थिति में भी संघीय सभा जो है वो भंग हो जाती है। उस स्थिति में पुनः चुनाव और पुनः गठन तक जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं स्विट्जरलैंड की, वो इस प्रकार से सुनिश्चित और व्यवस्थित है कि किसी प्रकार की अराजकता नहीं देखी जाती। तो संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर मतभेद की स्थिति में 4 वर्ष से पूर्व भी संघीय सभा भंग हो सकती है। इसके अधिवेशन और गणपूर्ति जो हैं राष्ट्रीय परिषद प्रथम सदन के, जो स्वयं राष्ट्रीय परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। परिषद जो है वो इसके यानी कार्यपालिका जो है वो संघीय सभा के अधिवेशनों का आयोजन नहीं करती, लेकिन फिर भी सामान्य रूप में 4 अधिवेशन, एक वर्ष में 4 अधिवेशन जो हैं वो आयोजित होते हैं और इसकी गणपूर्ति या कोरम जो है वो 101 सदस्य का होता है। राष्ट्रीय परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, प्रथम सदन के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वे निर्दलीय नहीं होते और निष्पक्ष भी नहीं होते। राजनीतिक तौर तरीके से राष्ट्रीय परिषद की कार्यवाही का संचालन और उसका आयोजन करते हैं। दूसरा सदन है राज्य परिषद। राज्य परिषद जो है वो इकाइयों के आधार पर गठित किया जाता है, जिसमें पूर्ण कैंटन अपने 2 प्रतिनिधि भेजता है और अर्ध कैंटन अपना 1 प्रतिनिधि राज्य परिषद के लिए नियुक्त करता है। स्विट्जरलैंड में 19 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन हैं, कुल 22 कैंटन हैं। तो 19 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन। उस स्थिति में 38 सदस्य जो हैं वो तो पूर्ण कैंटन से आते हैं और 6 सदस्य जो हैं वो अर्ध कैंटन से आते हैं, और इसकी सदस्य संख्या इस प्रकार 44 सदस्य होती है। सदस्यों की योग्यता जो है उसमें कैंटन की नागरिकता का आवश्यक रूप से निर्धारण किया जाता है कि वो उस कैंटन के निवासी होने चाहिए जिस कैंटन से उनका चुनाव किया जा रहा है। चुनाव प्रणाली जो है वो कैंटनों का विषय होने के कारण भिन्नता से युक्त है। कैंटनों के संविधान पृथक हैं, तो कैंटनों के द्वारा इस व्यवस्था का, चुनावी व्यवस्था का निर्धारण और निर्णय किया जाता है। इसलिए एक यूनानिमस या बिल्कुल समान प्रकार की चुनाव व्यवस्था नहीं है, बल्कि इकाइयों पर निर्भर होने के कारण अलग प्रकार से इसका गठन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका जो कार्यकाल है ये प्राय स्थायी सदन है, क्योंकि संविधान संशोधन पर यदि मतभेद होता है तो संघीय सभा पूरी भंग हो जाती है, और बाकी अलग अलग कैंटनों में इनका कार्यकाल जो है वो अलग अलग रूप में निर्धारित किया जाता है। इसके पदाधिकारी जो है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है, जो 1-1 वर्ष के लिए चयनित किए जाते हैं। अब है संघीय सभा की शक्तियां और उसके कार्य। विधायी शक्तियों के अंतर्गत अगर हम देखें कानून निर्माण की शक्तियों में, तो संघीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सभा का होता है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करना, विभागों के लिए विभाग निर्माण के लिए कानून बनाना, कैंटनों के संविधान की रक्षा के लिए निर्देश और नीति निर्धारण, कानून निर्धारण करना, समवर्ती और विभाजित सूची जो हैं इनके अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए विधि निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न होना। इसके अतिरिक्त लोक निर्णय से नियंत्रण कायम करने का अधिकार भी संघीय सभा का होता है। दूसरा इसकी जो शक्तियां या उत्तरदायित्व है संघीय सभा का,
वो है कार्यपालिका और प्रशासन संबंधी, जिसमें स्विट्जरलैंड में व्यापक रूप में नियुक्ति संबंधी शक्तियों का प्रयोग संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। फिर संघीय परिषद का जो नियंत्रण है, यानी संघीय परिषद संघीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय सभा संघीय परिषद के सदस्यों से, कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है। प्रतिवेदन जो है संघीय कार्यपालिका व्यवस्थापिका के संघीय सभा के सामने प्रस्तुत करती है, उस पर विचार कर सकती है संघीय सभा, और निर्देश आदि भी प्रदान कर सकती है। तो संघीय परिषद पर संघीय सभा अपना संवैधानिक नियंत्रण बनाए रखती है। कैंटनों से संबंधित शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कैंटनों के क्षेत्र और संविधान की रक्षा का कार्य संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। कैंटनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना, किसी प्रकार की चुनौती या संघर्ष उत्पन्न होने पर संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघीय सभा कैंटनों के क्षेत्र के लिए निर्देश या नीति जारी कर सकती है। वैदेशिक संबंधों के बारे में अगर देखें तो संघीय सभा परिषद को निर्देश प्रदान करती है नियंत्रण, युद्ध, शांति, तटस्थता, संधि और समझौतों के संबंध में। संघीय सभा जो है वो संघीय परिषद को निर्देश प्रदान करके इन कार्यों को नीतिगत रूप में संचालित करवाने का, पहले तो स्वयं नीतिगत रूप में निर्धारित करने का, फिर संघीय परिषद से संचालित करवाने का कार्य संपन्न करती है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत संघीय सभा जो है वो बजट से विशेष प्रकार का कहना चाहिए वित्तीय नीति देश के लिए निर्धारित करती है। बजट परिषद जो है संघीय परिषद संघीय सभा में प्रस्तुत करती है और संघीय सभा द्वारा बजट के प्रत्येक प्रावधान पर विचार विमर्श किया जाता है। बजट में संशोधन संबंधी अगर कोई गुंजाइश या आवश्यकता होती तो संघीय सभा उसे पूरा कर सकती है और संघीय सभा वेतन, भत्ते एवं अन्य वित्तीय व्ययों का निर्धारण करती है। विभागों की ऑडिट करना या अंकेक्षण करवाना या कैंटनों को और सरकार को ऋण लेने की अनुमति प्रदान करना, अनुदान व्यवस्था का निर्धारण करना, ये सब वित्तीय कार्य संघीय सभा के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ न्यायिक प्रकार की शक्तियां संघीय सभा की होती हैं। संघीय अधिकारियों के बीच यदि क्षेत्राधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में इन संघीय अधिकारियों की शक्ति स्थिति का निर्णय संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। फिर प्रशासनिक कानूनों के मामले में संघीय परिषद के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य संघीय सभा के द्वारा किया जाता है। कैंटनों द्वारा संघ सरकार पर यदि कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों की सुनवाई भी संघीय सभा के द्वारा की जाती है। न्यायाधिकरण के सदस्यों का, न्यायपालिका के सदस्यों का, न्यायाधीशों का चुनाव संघीय सभा के द्वारा किया जाता है और आवश्यकता होने पर दंड में कटौती का समर्थन करना या क्षमादान प्रदान करना भी संघीय सभा का कार्य होता है। तो इस प्रकार संघीय सभा स्विट्जरलैंड में कानून निर्माण, कार्यपालिका नियंत्रण, न्यायपालिका संबंधी कार्यों और दायित्वों की पूर्ति, वित्तीय शक्तियों का व्यापक रूप में प्रयोग, इन सबके आधार पर ये सिद्ध होता है कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा बहुत प्रभावी और बहुत शक्तिशाली तरीके से स्विट्जरलैंड की व्यवस्था का एक बहुत मजबूत आधार बनती है। अब यदि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के दोनों सदनों के परस्पर संबंधों का हम अध्ययन करें तो पहली बात ये सामने आती है कि दोनों सदन, क्योंकि जैसा हमने संघीय सभा की विशेषताओं में देखा कि समान पदीय द्विसदनीय व्यवस्थापिका का रूप है संघीय सभा का, तो संघीय सभा के दोनों सदन यानी राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद
शक्तियों की दृष्टि से बिल्कुल समान स्तर पर समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए इनमें उच्चता और निम्नता का किसी प्रकार का संबंध नहीं है। दूसरा, कानून के लिए किसी विधेयक को कानून के रूप में परिणत करने के लिए दोनों सदनों की बराबर सहमति की आवश्यकता है। अगर मतभेद होता है राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद में, तो एक संयुक्त सम्मेलन समिति का गठन किया जाता है जिसमें दोनों सदनों के समान सदस्य होते हैं। और ये संयुक्त सम्मेलन समिति जो है वो दोनों सदनों के मध्य उत्पन्न गतिरोध को, मतभेद को दूर करने का प्रयास करती है। और अगर फिर भी समिति के प्रयासों के उपरांत भी यदि मतभेद दूर नहीं होता तो वो विधेयक पारित नहीं होता, बल्कि वो विधेयक समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों सदन जो हैं वो अपनी राय, अपना प्रभाव और अपनी शक्ति बिल्कुल बराबरी के स्तर पर प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों में ना तो किसी प्रकार का मतभेद है, और विशेष बात यह है कि राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद में परस्पर किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। जैसा कि अमेरिकी सिस्टम में सीनेट और प्रतिनिधि सदन के बीच जो अंतर देखने में आता है, वैसा कुछ उच्चता और निम्नता का अंतर स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के दोनों सदनों के बीच में नहीं है। और वो दोनों सदन, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, अपने आप को प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक समान इकाई के रूप में, समान स्तर की इकाइयों के रूप में परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका संघीय सभा है वो स्विट्जरलैंड के संविधान की मर्यादा, मजबूत कानूनी आधार और उसकी पूर्ति के लिए, और साथ ही साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नीति निर्माण, नीति संचालन, क्रियान्विति के माध्यम से एक बहुत सशक्त संवैधानिक भूमिका अदा करती है। धन्यवाद।